राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है नालायक। बहू, तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, मत रो बहू। बहुत रो लिया तूने। तूने बहुत सहा है, ऐसे कब तक सहेगी यह सब। अब हमें राजेश वह करने के लिए मजबूर कर रहा है जो हम नहीं करना चाहते थे। ऐसे तो तेरी पूरी ज़िंदगी ही नरक बनकर रह जाएगी, और मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। आज मैं राजेश को अपने ही हाथों से, मोहित जी और उर्मिला देवी के एक ही बेटा था, बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छा पढ़ा लिखा दिया। बेटे की नौकरी लगते ही उर्मिला जी ने अच्छी सी लड़की देखना भी शुरू कर दिया। आज मोहित जी और उर्मिला देवी बहुत ही खुश थे। उनके इकलौते बेटे राजेश की शादी जो थी, उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। बारातियों के स्वागत से लेके घरातियों तक की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा था। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। उर्मिला जी आज खुद दुल्हन जैसी ही लग रही थी। आज बेटे की शादी की खुशी में उन्होंने भी खूब जमकर श्रृंगार किया था, जैसा कि मोहित जी और उर्मिला जी ने सोचा था। बेटे की शादी धूमधाम से करने की। शादी वैसे ही धूमधाम से भी संपन्न हुई और आरोही उनके घर की बहू बनकर आ गई। आरोही देखने में काफ़ी सुंदर थी, पढ़ी लिखी सभ्य परिवार की थी। बड़े परिवार से आई आरोही ने अपने आप को इस छोटे से परिवार में बड़ी आसानी से ढाल लिया। उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। शादी के 5 साल भी बड़ी हंसी खुशी से निकल गए। इस बीच आरोही को एक बेटी भी हो गई, जो अभी 2 साल की हो गई है। अचानक से राजेश कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा। अब वह सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता और रात को लेट तक आता था। कभी कभी तो वह शराब भी पीकर आता था, जिसके चलते आरोही से अक्सर उसकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। शराब तक तो सही था, कम से कम राजेश जैसा भी था आरोही का था, लेकिन इधर राजेश कुछ दिनों से लड़कीबाजी भी करने लगा था। घर आने के बाद भी दिन रात बस फ़ोन पर चिपका रहता था। पूछने पर साफ साफ कहता है कि ऑफिस का फ़ोन है, तुम नहीं समझोगे। सुबह होते ही फ़ोन पर चिपक जाता और बातें करते करते ही तैयार होकर वह ऑफिस के लिए भी निकल जाता। उधर से आता तो भी उसके कान में फ़ोन ही लगा रहता। वह जल्दीबाजी में कपड़े चेंज कर चाय पीकर फिर बाहर निकल जाता और गार्डन में टहलते हुए भी फ़ोन पर ही बातें करता रहता। दूर से फ़ोन पर बात करने का तरीका देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह ऑफिस के किसी सीरियस मैटर पर बातें कर रहा है। हरकतें तो ऐसी थी जैसे किसी लड़की से प्यारी मीठी बातें चल रही हों। आरोही बेचारी घर के अंदर से ही राजेश की हरकतें देखती रहती थी। बहुत बार उसने राजेश का फ़ोन भी चेक करना चाहा, लेकिन उसे टाइम ही नहीं मिला था। राजेश खुद अपने फ़ोन से कभी भी फ्री ही नहीं होता था, तो फ़ोन आरोही को कहाँ से मिले। और जब कभी एक दो बार फ़ोन हाथ में भी आ भी जाता तो उसे उसका पैटर्न ही नहीं पता रहता है। आरोही के मन में एक डर घुस गया था। उसकी रातों की नींद भी खत्म हो चुकी थी। कहते हैं ना, औरत अपना सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपना पति, अपना सुहाग, वह मरते दम तक भी बांटने के लिए तैयार नहीं होती है। बस यही डर आरोही के मन में भी था कि कहीं राजेश किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं। रात को जब आरोही सो जाती, राजेश बाहर से टहल के आता और आरोही के बगल में लेट जाता। बातें तो कर नहीं सकता था, इसलिए वह व्हाट्सएप चैटिंग ही करता रहता। रात के 12 बजे 1 बजे तक उसका फ़ोन ऑन रहता है। आज आरोही ने भी ठान लिया था, कुछ भी हो जाए आज पता करके ही रहेगी कि राजेश आखिर बात किससे करते हैं। जैसे ही राजेश रात को कमरे में आते हैं, आरोही गहरी नींद में सोने का नाटक करती है और आंखें बंद किए राजेश की ओर मुंह करके सो जाती है। राजेश रोज की तरह निश्चिंत था कि आरोही गहरी नींद में सो रही है और वह अपनी चैटिंग पर लगा रहा। करीब 1 घंटे तक राजेश चैट करता रहा। बेचारी आरोही उसके बगल में बुत बनी सोई रही। अचानक ही राजेश उठकर बाथरूम में गया। बस यही कुछ मिनट का टाइम था जो राजेश का फ़ोन आरोही के हाथ लगा। उसने देखा किसी लड़की का नंबर था। उसने वह नंबर तुरंत अपने फ़ोन में सेव किया और व्हाट्सएप पर जो बातें हो रही थी वह सारा कुछ चैट की फ़ोटो अपने फ़ोन में ले ली और करवट बदलकर सो गई। राजेश के फ़ोन से लिया हुआ स्क्रीनशॉट पढ़ने के लिए आरोही बेचैन थी। आंखों से आंसू बिना आवाज़ के ही निकल रहे थे। अंत में जब राजेश भी करवट बदल के सो गया तो आरोही ने अपना फ़ोन निकाला और कंबल के अंदर से ही ब्राइटनेस कम करके पढ़ने लगी। मैसेज पढ़ते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी।
इतनी प्यारी बातें, इतनी मीठी बातें, जैसे एक पति पत्नी आपस में करते हैं। राजेश उस लड़की से जो बातें कर रहा था, आरोही वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोने लगी। आरोही को रोता देख राजेश उसे उठाकर उसके रोने का कारण पूछता है। आरोही भी गुस्से में थी। वह फ़ोन उठाकर राजेश के सामने रख देती है और गुस्से में पूछती है, यह सब क्या है राजेश? तुम यह क्या कर रहे हो? मैं यहाँ घर में दिन भर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। रात को तुम मुझसे प्यार से दो मीठे बोल बोलने की बजाय फ़ोन में घुसे रहते हो। यह सब करने के लिए? राजेश, मैं क्या मर गई हूँ जो मेरे जीते जी ऐसी हरकतें कर रहे हो? देखो आरोही, अब जब तुम सब कुछ जान ही गई हो तो उसे समझने की कोशिश भी करो। वह मेरे ऑफिस की लड़की है। उसे बस मैं बहला फुसला कर इसलिए रखता हूँ ताकि वह मुझे अंदर की खबर दे सके। तुम्हें नहीं पता कि ऑफिस में मेरे खिलाफ कितनी राजनीति हो रही है। मुझे अपनी नौकरी भी तो बचानी है। तुम इन सबको दिल पर मत लो। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। यह तो बस मैं अपनी नौकरी के लिए ही कर रहा हूँ। राजेश, आप किसको पागल बना रहे हो? मतलब के लिए दिखाया गया प्यार और सच्चाई के लिए दिखाया गया प्यार, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप उसके दिखावे के प्यार में इतने पागल हो कि आपको अपनी बीवी की खोज खबर तक नहीं रहती है। मुझसे आप सच्चा प्यार करते हो ना? कितना टाइम देते हो आप मुझे? और आप मुझसे सच्चा और उससे झूठा प्यार करते हो ना? दिन रात उसके साथ चिपके रहते हो फ़ोन पर। देखो आरोही, ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। यह नाटक फैलाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार बता दिया ना, ऑफिस का मामला है, तुम नहीं समझोगी। समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो। मैं तुम्हें समझाता हुआ नहीं फिरूंगा। और अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है ना, नहीं समझना है ना, तो जो तुमको अच्छा लगे वह करो। मुझे मतलब नहीं है फिर। यह कहते हुए राजेश तुरंत करवट बदल के सो जाता है। बेचारी आरोही पूरी रात रोती रहती है। अगले दिन मुरझाई सी उठी। घर के कामों में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। फिर भी जैसे तैसे बच्चे को संभाला। सास ससुर के लिए जो उसे माँ बाप की तरह प्यार करते थे, उनके लिए खाना बनाया, घर का काम किया, बच्चे को दूध पिलाया। राजेश तो उल्टा ही आरोही पर नाराज़ था कि उसने उसका फ़ोन क्यों छुआ। राजेश के जाने के बाद आरोही ने अपनी सास को रो रो कर सारी बात बताई। बेटे की हरकतें सुन उर्मिला देवी भी परेशान हो गई थी। आरोही को वह अपनी बहू नहीं बेटी मानती थी। उन्होंने कहा, बहू तुम परेशान मत हो। शाम को राजेश जैसे ही आएगा हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, उससे बात करेंगे। और शाम को जैसे ही राजेश आया, उर्मिला देवी ने उससे बात करी। राजेश का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह माँ पर चिल्लाने के साथ साथ आरोही पर भी चिल्लाने लगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम मुझे मेरे परिवार वालों के सामने बेइज्जत करने पर तुली हो। बताया था ना मैं तुमसे ऑफिस की बातें होती हैं। इसके बावजूद भी तुम समझने को तैयार नहीं हो, तो जो करना है कर लो। अब तो तुमने मेरी इज्जत वैसे भी उछाल दी है। करूँगा मैं बात, देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लेती हो। साफ साफ दो टूक सा जवाब दिया राजेश ने। टूट गई थी आरोही। राजेश की हरकतों से रो रो के उसकी हालत खराब हो गई थी। बरसों की बीमार दिखने लगी थी आरोही। आरोही की हालत देख उर्मिला देवी घुट घुट कर रह जाती। उन्होंने बहुत बार राजेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजेश, उस पर तो जैसे एक अलग ही नशा चढ़ चुका था। वह किसी की बात समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जितना सब लोग उसे उस लड़की से दूर रहने के लिए कहते, उतना ही वह सबसे लड़ झगड़ के अकेले कमरे में जाकर बैठ उससे बातें करता रहता। राजेश का नशा इस कदर चढ़ गया था कि उसने नौकरी पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था। ना घर पर ध्यान देता, ना नौकरी पर ही ध्यान देता। दिन रात उस लड़की की मीठी बातों में ही फंसा रहता, उसके ऊपर पैसे खर्च करता रहता। हालत यह हो गई कि राजेश की नौकरी भी छूट गई। अब वह बिल्कुल ही अकेला हो गया था। अब तो जैसे उसे और भी छूट मिल गई थी। वह दिन रात अब बाहर वाले कमरे में बैठकर उस लड़की से बातें करता रहता। बेचारी आरोही पति के साथ होते हुए भी अकेली थी, तन्हा थी। उर्मिला देवी भी जब उसे समझाने के लिए कुछ भी कहती, राजेश तुरंत चिल्लाने लगता, चीखने लगता, यहाँ तक कि खुद का ही सर पीटने लगता, जिससे कि उर्मिला देवी भी डर जाती। आंखों में आंसू लिए बेचारी चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती। राजेश को दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। घर में, परिवार में आरोही के साथ क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है। उसकी 2 साल की छोटी बच्ची है, उस पर क्या असर पड़ेगा,
किसी भी चीज़ की कोई भी खबर नहीं रह गई थी उसे। या तो फ़ोन पर लगा रहता था या बाइक उठाकर सीधे कहीं चला जाता था। बस यही हो गया था राजेश का डेली का रूटीन। पति को अपने सामने ही किसी दूसरी गैर औरत से बातें करते हुए, वह भी इतनी मीठी मीठी, कौन सी औरत बर्दाश्त करेगी जो आरोही कर पाती। अंदर ही अंदर घुटती हुई आरोही बीमार रहने लगी। दिन रात रोती रहती, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। 28 की उम्र में ही 38 की दिखने लगी थी। आरोही का रोना, आरोही की बेचैनी, उसका दुख तकलीफ ना उर्मिला देवी देख पाती, ना ही मोहित जी देख पाते थे। मोहित जी तो कितनी बार ही राजेश को समझाने के चक्कर में उसके ऊपर चीखते चिल्लाते, लेकिन राजेश को तो किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। वह बस दिन रात उस लड़की से फ़ोन पर बातें ही करता रहता या बाइक लेकर निकल जाता अपने पैसे उड़ाने। जब खुद की सेविंग ख़त्म हो गई तो माँ बाप से पैसे की डिमांड करने लगा, और जब उर्मिला देवी, मोहित जी उसे पैसे नहीं देते तो पैसों को लेकर वह घर में ही तहलका मचा देता, तोड़ फोड़ करने लगता, चिल्लाने लगता, जिससे तंग आकर उर्मिला जी उसे पैसे दे देती और वह पैसे लेकर खुशी खुशी घर से बाहर निकल जाता है। बेचारी आरोही का जैसे कोई वजूद ही नहीं रह गया था। उसकी ज़िंदगी में सुहागन होते हुए भी विधवा जैसी हालत हो गई थी कि इतनी अच्छी खासी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर बाहर मुंह मारना, वह तो वही कहावत हो गई ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। एक दिन तो राजेश ने हद ही पार कर दी। जब राजेश बार बार सबके मना करने पर भी नहीं माना तो आरोही ने उस लड़की को खुद ही फ़ोन करके उसको बहुत ही उल्टा सीधा सुनाया। तो शायद उस लड़की ने राजेश को बोल दिया था, जिससे राजेश ने गुस्से में आकर आरोही के ऊपर हाथ उठा दिया और उसे धक्का देकर बाहर निकल गया। आरोही बेचारी एक कोने में पड़ी अपनी किस्मत पर जोर जोर से रोए जा रही थी। आज उसके भी सब्र की क्षमता बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। वह जोर जोर से चीखने लगी। आरोही की आवाज़ सुन उर्मिला देवी भागते हुए आई। बहू की हालत देख उनकी आंखों में खुद आंसू आ गए। मोहित जी भी बहू की हालत देख रो पड़े थे। उर्मिला देवी रोते हुए कहने लगी, जाने किसकी नज़र लग गई हमारे परिवार को। अच्छा खासा हंसता खेलता हुआ परिवार आज टूट गया है, बिखर गया है। बहू की हालत देख उर्मिला जी उसके पास जाती है। सास का प्यार पाकर आरोही और भी टूट जाती है और वह उर्मिला देवी को पकड़कर रोने लगती है। माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो राजेश मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। माँ जी, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसे हालात में कब तक रहूँगी। नहीं बेटा, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं करते हैं। तुम्हें जीना होगा तुम्हारी बच्ची सिया के लिए, हमारे लिए। कहते हुए उर्मिला जी ने आरोही को गले से लगा लिया और उसे चुप करते हुए कुछ सोचने लगी और बोली, मत रो बहू मत रो। हमें राजेश वह करने के लिए मजबूर कर रहा है जो हम नहीं करना चाहते थे। ऐसे तो तुम्हारी ज़िंदगी और भी नरक बन जाएगी। इसलिए मुझे अपने हाथों से राजेश को आज ही इस घर से, इस जायदाद से, अपनी पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल करना ही होगा। जब उसके पास ना पैसे रहेंगे, ना रहने को छत रहेगी, जब वह बिल्कुल ही अकेला हो जाएगा, तब उसके ऊपर से उस लड़की का नशा उतरेगा। देखते हैं वह लड़की भी उसे कितने दिन तक रखती है। कहते हुए उर्मिला जी ने मोहित जी को देखा। मोहित जी तुरंत ही वकील के पास जाकर सारा कुछ आरोही के नाम कर देते हैं। शाम को जैसे ही राजेश घर आता है, उर्मिला देवी और मोहित जी उसके सामने जाकर वसीयत का कागज़ दिखाते हैं और बोलते हैं, राजेश, अब तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है। सारा कुछ बहू के नाम कर दिया है हमने। तुम अब इस घर से इसी वक्त निकल जाओ। बहू भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, इसलिए हम जल्दी ही तलाक के कागज़ तुम्हारे पास भिजवा देंगे। अब मैं तुम्हें इस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए इज्जत से चुपचाप यहाँ से चले जाओ। माँ के मुँह से अपने लिए ऐसी बातें सुन राजेश गुस्से में भड़क जाता है और गुस्से में ही घर भी छोड़ देता है। राजेश के चले जाने के बाद आरोही और भी ज़्यादा टूट गई थी। अब तो राजेश उसकी नज़रों से भी दूर हो गया था। कुछ दिन तो राजेश अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ रहा, दोस्तों से पैसे लेता रहा और उड़ाता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्तों ने भी पैसा देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अब उसके रहने का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। आखिर कोई कितने दिन अपने यहाँ रख कर खिलाएगा। अब राजेश को कहीं से पैसे भी उधार नहीं मिलते थे, रहने का ठिकाना पहले से ही नहीं था। हालत यह हो गई कि अब उसके पास फ़ोन रिचार्ज करने तक के पैसे नहीं रह गए थे।
फिर लड़की के रूप पर लुटाने, उसको घुमाने फिराने की तो बात ही दूर की थी। अब राजेश के पास पैसे नहीं रहे तो धीरे धीरे करके वह लड़की भी राजेश से दूरी बनाने लगी। ऐसी लड़कियां तो बस पैसों के पीछे ही किसी का घर भी बर्बाद करने से पीछे नहीं रहती हैं। राजेश इधर उधर पैसों के लिए बहुत भटका, लेकिन उसे कहीं से भी जब पैसे नहीं मिले तो हार कर वह अपने घर आया। घर में उसे आरोही मिली। वह आरोही से पैसे मांगने लगा। उसने झूठ बोला कि उसे बहुत इमरजेंसी है, एक दोस्त है उसका एक्सीडेंट हो गया है, वह एडमिट है, मुझे अभी कुछ पैसे दे दो। बेचारी आरोही पति के बहकावे में आ भी गई थी, लेकिन वह तो उर्मिला देवी थी जो अपने बेटे को अच्छी तरह से समझ गई थी। उन्होंने आरोही को अंदर भेजा और राजेश को घर से बाहर निकालते हुए कहा, मेरे घर से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें इस घर का कुछ चाहिए तो तुम्हें इस घर का बेटा, अपनी पत्नी का पति और अपनी बच्ची का पिता बनकर आना ही होगा। तब तो तुम्हें इस घर का एक दाना मिलेगा, नहीं तो तुम्हें भीख भी देना हम जरूरी नहीं समझते हैं। कहते हुए उर्मिला देवी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस समय तो राजेश बहुत ही गुस्से में चीखा चिल्लाया, लेकिन जब दरवाज़ा ना खुला तो अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गया। उधर वह लड़की भी जब उसने देखा कि राजेश की अब पहले जैसी कोई औकात नहीं रह गई है, उसके पास पैसे ही नहीं हैं, तो वह उसे घुमाएगा फिराएगा भी नहीं, उसको शॉपिंग भी नहीं करा सकता है, तो उसने भी धीरे धीरे राजेश से कटना शुरू कर दिया। राजेश को उस लड़की की इतनी लत लगी थी कि वह बार बार उसे फ़ोन करता, लेकिन वह मजाल है कि एक बार में फ़ोन उठा ले। 10 फ़ोन करने पर एक बार फ़ोन उठाती थी तो भी राजेश से गुस्से में ही बोलती, राजेश मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ जो दिन रात फ़ोन पर ही लटकती रहूँ, मुझे और भी काम होते हैं। मैंने बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मुझे फ़ोन मत किया करो। इसके बावजूद भी अगर तुम मुझे बार बार फ़ोन करोगे तो मैं पुलिस बुला लूँगी। उसकी यह बात सुनकर राजेश एकदम से हैरान हो गया। जब राजेश चारों ओर से अकेला हो गया था, बिल्कुल ही खाली हो गया था, तब उसे घर की, आरोही की याद आई। कहते हैं ना, इंसान को बेशर्मी में अपनी इज्जत की कोई फिक्र नहीं रहती है। जब वह पूरी तरह से टूट जाता है तब उसे याद आता है कि उसने क्या किया है। तो यही हाल राजेश का था। अभी तक तो उसको घमंड था, उसके पास पैसा था, जो चाहता वह करता था, तो उसे किसी की भी इज्जत की, घर परिवार की कोई भी फिक्र नहीं थी। लेकिन आज जब चारों ओर से हार गया था, कंगाल हो गया था, यहाँ तक कि जिस लड़की के चलते उसने अपना घर परिवार, माँ बाप, पत्नी, बच्ची सबको छोड़ दिया था, वह लड़की भी पैसों के चलते उससे दूर चली गई थी। राजेश को घर की याद आई, आरोही की याद आई। बड़ी हिम्मत करके वह घर गया। आरोही को देखते ही उसके सामने बैठकर माफ़ी मांगने लगा। पति को ऐसी हालत में देख आरोही का कलेजा मुंह को आ गया। आरोही ने राजेश को ध्यान से देखा। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 दिन से खाना ही नहीं खाया हो। काफ़ी थका थका सा लग रहा था। आखिर आरोही पत्नी थी, वह राजेश को ऐसी हालत में कैसे देख सकती थी। जैसे ही वह राजेश को अंदर लेकर जाने लगी, तभी उर्मिला जी आ गई और आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं बहू, इतनी जल्दी नहीं। इसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, हमारी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया है, जब तक उसका एहसास इसे ना हो जाए, इतनी आसानी से माफ़ी कैसे मिल जाएगी इसे। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे सब कुछ एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, पहली और आखिरी बार माफ़ कर दो माँ। इसके बाद कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। माँ, एक बार अपने इस नालायक बेटे को माफ़ कर दो। अरे भाई, हम कौन होते हैं माफ़ी देने वाले। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो अपनी आरोही से मांगो। आरोही की इच्छा होगी तो वह तुम्हें माफ़ कर देगी, तो हम भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। कहते हुए उर्मिला देवी ने आरोही की ओर देखा। आरोही ने भी हाँ में हाँ करते हुए सर हिला दिया, क्योंकि वह अपने पति को बस वापस पाना चाहती थी। आरोही की हाँ सुनकर उर्मिला देवी कुछ देर तक खड़ी सोचती रही। फिर थोड़ी देर बाद बोली, ठीक है, अगर आरोही चाहती है कि तुम इस घर में वापस आ जाओ तो आ जाओ, मैं तो नहीं रोकूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे पूरे घर में, इस प्रॉपर्टी में या जो कुछ भी है वह सब कुछ जैसे पहले बहू के नाम था वैसे ही हमेशा रहेगा। तुम्हारे पास आ जाने से या नहीं आने से हमारी वसीयत नहीं बदलने वाली है। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। बहू, एक बार जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है उसे दोबारा धोखा देने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए
गलती से भी कभी भी राजेश के बहकावे में आकर तुम सारा कुछ उसके नाम मत कर देना। फिलहाल तो आरोही दोबारा से अपने पति को पाकर काफ़ी खुश हो गई थी। प्रॉपर्टी का तो उसे कोई लालच कभी था ही नहीं, लेकिन वह सास ससुर का कहा भी नहीं टाल सकती थी, जो उसके साथ दुख में खड़े थे। माँ बाप बनकर उनकी इच्छा का मान सम्मान रखना भी तो जरूरी था। उसने भी सोच लिया, चाहे राजेश सही हो गए हैं, लेकिन अगर उन्होंने कभी भी प्रॉपर्टी का नाम लिया या मुझे बहकाने की कोशिश की तो मैं गलती से भी कभी भी प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं करूँगी। चाहे प्रॉपर्टी के डर से, चाहे पैसों के लालच में ही, कम से कम राजेश अब कोई गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब धीरे धीरे सब ने राजेश की गलतियों को माफ़ कर उसे अपना लिया। अब राजेश ने अपने लिए नई जॉब भी देखना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में राजेश को एक जॉब भी मिल गई, परंतु सैलरी कम थी। उसके मन में बहुत पछतावा चल रहा था। अब उसे सबके सामने अच्छा बेटा, अच्छा पति और अच्छा पिता बनना था। शुरुआत छोटी थी, पर सब कुछ सही करने की शुरुआत उसने कर दी थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।